नमस्कार बच्चों, मैं मोहित राज इस वर्चुअल कक्षा हिंदी वाली क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई कहानी सिल्वर वेडिंग। इस वीडियो में पूरे पाठ का सारांश देने की कोशिश की गई है। मनोहर श्याम जोशी एक बहुत प्रसिद्ध रचनाकार, व्यंग्यकार और पटकथा लेखक यानी स्क्रिप्ट राइटर माने जाते हैं और ये कहा जाए कि भारतीय सीरियल धारावाहिकों के पटकथा लेखन के जनक रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा। दूरदर्शन के प्रारंभिक धारावाहिक जैसे बुनियाद, हम लोग, नेताजी का हिंद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन सभी प्रसिद्ध धारावाहिकों का पटकथा लेखन मनोहर श्याम जोशी जी ने किया था। गद्य में तो उनका विशेष स्थान है ही। हरिया हरिकुलिस की कहानी, हैरानी, कसब, क्याप उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों की भी पटकथा लिखी थी जिसमें हे राम, अप्पू राजा, भ्रष्टाचार आदि प्रमुख हैं। इस पाठ में सिल्वर वेडिंग में जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल की समस्या को उठाया गया है। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू और उनकी पत्नी और बच्चों के बीच में जो विचारों का अंतर है वो कैसे विकसित हुआ है, यही इस पाठ का मूल है। जनरेशन गैप या पीढ़ी अंतराल को शब्द को ध्यान में रख के अगर ये कहानी समझें तो हमारे लिए ज्यादा सुविधा होगी। तो आइए इस पाठ के मुख्य अंशों को सार रूप में बताने की कोशिश की जा रही है। अगर एक बार सुन लेंगे तो पूरा पाठ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। कहानी की शुरुआत कार्यालय के दृश्य से होती है जहां सेक्शन ऑफिसर यशोधर बाबू अपनी फाइलें समेट रहे हैं और घर जाने की तैयारी में हैं। दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में शाम के 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त बताते हैं। उन्हीं के कारण यशोधर बाबू चूंकि देर तक कार्यालय में रुकते हैं, इसीलिए उनके अधीनस्थ कर्मचारी मातहत भी 5 बजे के बाद तक ऑफिस में उन्हें रुकना पड़ता है। वापसी के समय वो अपने बॉस किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें दिन भर भले कैसा भी व्यवहार हुआ हो आपस में, लेकिन जूनियर से चलते वक्त एक हल्का हंसी मजाक कर लिया जाता है। दफ्तर में एक नया कर्मचारी आया हुआ है, असिस्टेंट ग्रेड पे, चड्डा। वो चौड़ी मोहरी वाली पतलून पहनता है, पैंट, और ऊंची एड़ी वाले जूते पहनता है। उसकी ये पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को, यशोधर पंत को समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। उसने थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी की चूनेदानी का हाल पूछा। उसने यशोधर बाबू की पुरानी घड़ी को चूनेदानी बताया। पंत जी ने उसे जवाब दिया। फिर चड्डा ने, उस नए कर्मचारी ने, पंत जी की कलाई थाम ली और कहा, यह बड़ी पुरानी है, अब आप डिजिटल जापानी घड़ी ले लीजिए, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि ये घड़ी उन्हें उसकी शादी में मिली थी और ये घड़ी आज भी सही समय बताती है, भले ही वो उनकी तरह पुरानी हुई तो क्या। यशोधर बाबू जब नहले पर दहला वाला कोई जवाब देते थे तो वो सामने वाले के हाथ पर अपनी ताली मारते थे। ये परंपरा उन्होंने रेमजे स्कूल से सीखी थी, अल्मोड़ा के, जहां उनकी स्कूली पढ़ाई हुई थी। ये परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी जहां यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे। वहां यशोधर बाबू की तरह और भी कई पहाड़ी लड़के जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता था, उन्हें किशनदा अपने यहां रखते थे। जब पंत जी यानी यशोधर पंत नौकरी के लिए दिल्ली आए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बना दिया। उन्होंने न सिर्फ यशोधर के कपड़े बनवाए बल्कि घर भेजने के लिए 50 रुपये भी दिए। ऐसे ही वो किशनदा की यादों में खो जाते हैं। तभी चड्डा की आवाज से जागते हैं
और मेनन उनसे शादी के बारे में पूछ रहा है कि उनकी शादी कब हुई थी। किसनदा याद करते हुए यशोधर बाबू याद करते हुए कहते हैं कि मेरी शादी 6 फरवरी वर्ष 1947 में हुई थी। मेनन जोड़ता है, हिसाब लगाता है और उन्हें ये खुशखबरी देता है कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग है, शादी की 25वीं सालगिरह। यशोधर बाबू खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। फिर कहते हैं ये सब बातें अंग्रेजों के चोंचले हैं। लेकिन चड्डा उनसे कहता है कि अब आप चाय मट्ठी खिलाइए और पूरे ऑफिस के कर्मचारियों को लड्डू खिलाइए। यशोधर बाबू 10 रुपए के नोट देते हैं चाय के लिए। हालांकि नए जमाने की ये चीज सिल्वर वेडिंग मनाना उन्हें बेकार लगता है, फालतू का अंग्रेजों का चोंचले लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं और जब सारा सेक्शन कह रहा होता है कि आप चाय पानी के लिए रुक जाइए, वो उस चाय पार्टी में शरीक नहीं होते हैं। जूनियर से थोड़ा हंसी मजाक करना चलता है, लेकिन उनके साथ बैठ के चाय पानी पीना और गप मारना उन्हें वक्त बर्बाद करना लगता है। और ये चीज भी उन्होंने अपने बॉस किशनदास से ही सीखी थी। यशोधर बाबू भले 5:30 या 5 बजे ऑफिस छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो घर नहीं जाते, बल्कि वो यहाँ से बिरला मंदिर या किसी से मिलना मिलाना हुआ तो इसी टाइम कर लेते हैं। घर के लिए साग सब्जी कोयले डिस्पेंसरी का काम भी वो इसी समय कर लेते हैं। आजकल उन्होंने रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने या खुद ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। ये बात उनके पत्नी और बच्चों को अखरती थी। उनके हिसाब से यशोधर बाबू अभी बुजुर्ग नहीं हुए थे और ये काम बुजुर्गों को शोभा देता है। बिरला मंदिर से भी वो उठ के पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। मिलने वालों से इसी वक्त मिल लेते थे। यानी वो ऑफिस से 5 बजे भले छूटते हो, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते 8 से पहले कभी नहीं होता। आज यशोधर जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नजर किसंदा के उसी पुराने 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पे पड़ी। वहां आजकल 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिला इमारतें बहुत पसंद नहीं थी। कई बार उनको अपने पद के हिसाब से एंड्यूसगंज या लक्ष्मीबाई नगर में D2 टाइप के अच्छे क्वार्टर मिलने की खबर आई, लेकिन ये ऑफर उनको स्वीकार नहीं है। वो बस यही रहना चाहते हैं। जब उनका पुराना क्वार्टर टूटने लगा तो उन्होंने बाकी बचे क्वार्टर में से एक अपने नाम अलॉट करवा लिया। वो अपनी पुरानी यादों के लिए जो किशनदास से जुड़ी थी, उनके नौकरी के शुरुआती दिनों से जुड़ी थी, उन यादों को बचाए रखने के लिए इसी इलाके में रहना चाहते हैं। पिछले कई सालों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पे मतभेद होने लगा है। कुछ इसी वजह से भी वो जल्दी घर लौटना नहीं चाहते। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पे लग गया था। विज्ञापन संस्था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यशोधर बाबू को भी ये बात भी समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। ये कंपनी शुरू में ही उसके बड़े बेटे को 1,500 रुपए की सैलरी देती थी प्रति माह। उन्हें कुछ गड़बड़ लगता था। उनका छोटा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था। पिछले साल उसका सिलेक्शन हो भी गया था। उसको एलाइड सर्विसेज मिली थी। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है और ज्यादा जोर डालने पर शादी के लिए और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वो अपने बच्चों की इन तरक्की से खुश हैं, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं वो उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। यशोधर बाबू की पत्नी संस्कार से आधुनिक नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ रहते रहते वो मॉडर्न बन गई हैं। जब वो शादी करके आई थी तो उन्हें संयुक्त परिवार में रहना पड़ा था। यशोधर बाबू ने भी उन्हें आचार व्यवहार के बंधनों में रखा। अब वो हर बात में बच्चों का पक्ष लेती हैं और खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर बाबू की बातें मानने को कहती हैं। यशोधर बाबू उन्हें साइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़े मुंह मुहासे लोग करे तमाशे कह के उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मजाक उनकी पत्नी या बच्चों का नहीं उड़ रहा,
बल्कि वे खुद ही तमाशा बन के रह गए। यशोधर किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वो सोचते हैं कि काश वे शादी न करते और पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान खरीद लिए और जब किशनदा रिटायर हुए तो उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने पास रहने की पेशकश किसी ने नहीं की। खुद यशोधर बाबू भी ये पेशकश नहीं कर पाए क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे, फिर अपने गांव लौट गए। साल भर में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। यशोधर को इसका कारण नहीं पता। वे किशनदा की ये बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। किशनदा की मौत के बारे में जब उन्होंने किशनदा के गांव के किसी व्यक्ति से पूछा था कि वो कैसे मरे, तो उसने कहा था, जो हुआ होगा। इस तरह से लापरवाही वाला उत्तर दिया था। वे मन ही मन ये मानते हैं कि दुनियादारी में उनकी पत्नी और बच्चे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन वो अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। उन्होंने डीडीए के फ्लैट के लिए अप्लाई नहीं किया था, जिसको लेके बच्चे और पत्नी बार बार ताना मारा करते हैं। किशनदा कहते हैं मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने लोग उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ जाएंगे इसकी कोई योजना उनके पास नहीं है। कभी कभी कहते हैं गांव के पुश्तैनी मकान चले जाएंगे। हालांकि पता है कि गांव का पुश्तैनी मकान घर टूट फूट चुका है और उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई ना कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और इस तरह से ये क्वार्टर उन्हीं के पास रहेगा। ऐसा ना होने पर क्या होगा, इनका कोई जवाब उनके पास नहीं है। आज बिरला मंदिर के प्रवचन में उनका मन नहीं लग रहा है। किशनदा जो उनके बॉस थे, उनकी हर आदत यशोधर बाबू मानना चाहते हैं। किशनदा उम्र बढ़ने पर रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने की कोशिश करते थे। उन्हीं की तरह यशोधर बाबू भी मन के विरोध को अपने तर्क से खत्म कर देते हैं। आज गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने को मिला, लेकिन उस जनार्दन शब्द से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई, जिनकी चिट्ठी कुछ दिनों पहले आई थी और पता चला था वे बीमार हैं। यशोधर बाबू उनको देखने अहमदाबाद जाना चाहते हैं, लेकिन पत्नी और बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर बाबू अपने रिश्तेदारों को हर खुशी और गम के मौके पे जोड़ के रखना जरूरी समझते हैं और अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन उस दिन हद हो गई जिस दिन कमाऊ बेटे ने ये कह दिया, आपकी बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। अपनी पत्नी से बहस में यशोधर बाबू हर बार कहते हैं, हमारी तो परंपरा ही ऐसी है। जबकि यशोधर बाबू की पत्नी कहती हैं, आपने बचपन में क्या देखा? माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने आपका पालन पोषण किया। मैट्रिक पास करके आप किशनदा के पास चले आए दिल्ली। वे भी कुंवारे थे, उन्हें घर गृहस्थी का तो कुछ पता नहीं था। अतः वो नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। वो नहीं जानते थे कौन सी परंपराएं निभ सकती हैं और कौन सी नहीं। हालांकि धार्मिक प्रवचन सुनते हुए पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना उन्हें अच्छा नहीं लगा। धान लगाने का काम रिटायरमेंट के बाद का ठीक रहता है। तुम किशनदा का बुढ़ापा क्यों ओढ़ते हो? ऐसा उनकी पत्नी उनसे अक्सर कहती थी। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए अपने कमरे का क्वार्टर का एक कमरा दे देना, जनेऊ पुन्यू कुमाऊनी लोगों का वो त्योहार जिसमें वो जनेऊ बदलते हैं, उसके लिए सभी कुमाऊं को अपने घर पे बुलाना, ये सब काम यशोधर बाबू कराते थे। हालांकि उनके पत्नी और बच्चे उसका हमेशा विरोध करते थे। वो ये भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह ले, लेकिन बच्चे हमेशा उन्हें उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वो चाहते थे कि उनके लड़के घर का सामान खुद से लाएं, लेकिन इस बात में लोग बच्चे उन्हें एक दूसरे को थोपने लगते हैं, कभी नौकर रखने की बात करते हैं। यशोधर बाबू की इस बात का दुख होता है। उनका इस बात का भी दुख होता है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में क्यों नहीं देता। हालांकि आजकल वेतन हाथों में नहीं मिलता,
लेकिन उनका बड़ा बेटा उनके साथ एक ज्वाइंट अकाउंट तो खोल सकता था। ऊपर से वो हर काम में अपने पैसे से करने की धौंस देता है। घर में तमाम परिवर्तन भी अपने पैसों से करा रहा है। वो हर चीज पे अपना हक समझता है। इस बात से यशोधर बाबू को तकलीफ होती है। सब्जी लेकर यशोधर बाबू अब अपने क्वार्टर के करीब पहुंच गए हैं। वहां एक तख्ती पे लिखा हुआ है वाईडी पंत, यानी यशोधर पंत। पहले उन्हें लगा वो गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि आज घर के बाहर एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल और लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालर और गुब्बारे लटक रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को बरामदे में देखा, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की जीन्स पहनी थी और बगैर बांह का टॉप पहनी थी। पत्नी ने भी होठों पे लाली और बालों में खिजाब लगाया था। यशोधर बाबू को ये सब चीजें समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी, चाहे वो बेटी का पहनावा हो या पत्नी का लिपस्टिक और बालों को रंगना। यशोधर बाबू चुपचाप घर पहुंचे। बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। यशोधर बाबू ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए कहा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? दरअसल ये पार्टी उनके बेटे ने उनके सिल्वर वेडिंग के अवसर पर आयोजित किया था। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये महीने कमाने लगा तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की ये पार्टी भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें ये मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय किसी ने उस आयोजन की चर्चा तक नहीं की थी। जब बड़े बेटे भूषण ने अपने मित्रों और सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया, तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वो संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी अच्छी तरह से परिचित हैं, यह एहसास उन्हें कराया जाए। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाके खड़े हो गए। बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, लेकिन खाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया और पूजा करने चले गए। आज उन्होंने पूजा में ज्यादा देर लगाई। यहाँ ध्यान में उन्हें किसनदा दिखाई पड़ गए। उन्होंने पूछा, आप जो हुआ होगा से कैसे मर गए? किसनदा कह रहे थे, भाई सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, सब शुरुआत में और आखिर में अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है किसनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करेंगे, और ये बताने में भी कि मेरे पत्नी और बीवी और बच्चे जो भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा क्या रवैया होना चाहिए। लेकिन किसनदा आज ध्यान में सिर्फ अपने अकेलेपन का राग आलाप रहे हैं। उनका मानना था ये सब माया है। ये भूषण जो आज इतना उछल रहा है ना, वो भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि तू आज कर रहा है। जब वो पूजा में ही थे कि पत्नी ने आकर झिड़कते हुए कहा, आज पूजा में ही बैठे रहोगे क्या? मेहमानों के चले जाने की बात सुनकर वो लाल गमछे में ही बैठक में चले आए, जिसको पहन के वो पूजा करने बैठे थे। उनकी बेटी इस बात पे बहुत झल्लाई। टेबल पर रखे प्रेजेंट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है। ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने आप फटा हुआ पुलोवर पहन के चले जाते हैं, वो बुरा लगता है। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई कि इसको पहन के आप गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वो गाउन पहन लेते हैं। उनकी आंखें, थोड़ी सी नमी आ जाती है उनमें, आंसू की कोई बूंद टिक जाती है। ये कहना कठिन है कि उनको भूषण की ये बात चुभ गई कि आप इसे पहन के दूध लाने जाया करें। वो खुद दूध लाने जाने की बात नहीं करता, या उनकी जिस्म में भी ये ड्रेसिंग गाउन पहन के वही किसनदा उतर आए जो इसी तरह का ड्रेसिंग गाउन पहन के सुबह टहलने जाया करते थे। तो ये थी मनोहर श्याम जोशी की लिखी हुई कहानी सिल्वर वेडिंग का सारांश। आपके प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।